स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं डेली न्यूज पर। इस वक्त अब बारी आ गई आज की खास चर्चा की। आज की खास चर्चा हम करने वाले हैं कि संभल में कैसा सेक्युलरिज्म चल रहा था करीब 50 साल से, वो अब सामने आ रहा है। तो संभल में बर्ग के मोहल्ले में कैसा सेक्युलरिज्म था। संभल के शाही मस्जिद के सर्वे को लेकर उठा विवाद सुप्रीम कोर्ट तक तो पहुंच चुका है और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत सर्वे को गैर जरूरी बताया गया है याचिका में। लेकिन इस सवाल का जवाब कौन देगा कि शाही मस्जिद के करीब एक प्राचीन मंदिर क्यों 48 वर्षों से दीवारों में ढका हुआ रहा। क्यों आज तक 1978 में सांप्रदायिक दंगों में मारे गए दर्जनों हिंदुओं को न्याय नहीं मिल पाया, क्योंकि वर्षों से सांसद रहे बर्ग परिवार के सामने हिंदू आस्था के केंद्र मंदिर अतिक्रमण के भेंट चढ़ गए थे। उत्तर प्रदेश के संभल में 48 साल बाद खुले एक प्राचीन मंदिर के पास स्थित कुएं में कई मूर्तियां निकाली गईं। प्रशासन ने 4 दशक बाद इस मंदिर में पूजा अर्चना शुरू करवाया है, लेकिन सवाल का जवाब तो ढूंढना बाकी है कि बर्ग के मोहल्ले से हिंदू आबादी को पलायन क्यों करना पड़ा था उस समय। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कल संसद में संविधान पर चर्चा हो रही थी, लेकिन मुद्दा लोग संभल का उठा रहे थे। लेकिन इन्हीं के समय 46 वर्ष पहले जो मंदिर बंद कर दिया गया था, वो मंदिर आज आप सबके सामने है। वहां जो ज्योतिर्लिंग निकला है वो आस्था नहीं थी क्या? 46 वर्ष पहले संभल में नरसंहार किया गया था, इस पर कभी चर्चा क्यों नहीं होती? उन निर्दोष लोगों का क्या कसूर था जिनकी हत्या संभल में की गई थी उस दंगे के दौरान? संसद से लेकर सड़क तक सेक्युलरिज्म का नाम लेकर संभल में मस्जिद की आड़ में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला दिया जाता है, लेकिन हिंदू आस्था के प्राचीन मंदिर उसी मोहल्ले में 1978 के दंगे के बाद क्यों बंद हुए, इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्ग का परिवार लंबे समय से यहाँ के सांसद रहा है और उनके घर के करीब ही ये प्राचीन मंदिर अतिक्रमण की भेंट चढ़ गया जाता है और सेक्युलरिज्म पर कोई खतरा नहीं पड़ता। सर्वे के विरोध में तो संभल में जमकर पत्थरबाजी हुई और उपद्रव भी हुआ, 5 लोगों की जानें भी गईं। लेकिन वोट बैंक की सियासत में सपा कांग्रेस में प्रतिस्पर्धा है कि रहनुमाई कौन करे। राहुल गांधी निषेधाज्ञा के बावजूद संभल जाने की जिद पर अड़े रहे, तो वहीं अखिलेश यादव और उनकी पार्टी संसद में उन्हें कोसते हुए नजर आए। संसद में सपा ने मोर्चा संभाल रखा था, लेकिन मंदिर को लेकर उनकी कहीं कोई प्रतिक्रिया नहीं है। आज उत्तर प्रदेश के विधानसभा के सत्र की शुरुआत में ही सपा असेंबली के अंदर और बाहर जमकर प्रदर्शन करती हुई दिखी। विधायक नारेबाजी करते हुए दिखे कि तानाशाही नहीं चलेगी। उधर संभल चर्चा से अलग अब एक और बवाल आ गया है, नेहरू जी की चिट्ठी। उसको लेकर भी सियासी बाजार गर्म है। दरअसल प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय के सदस्य रिजवान कादरी ने राहुल गांधी को पत्र लिखा है और कहा है कि नेहरू जी से जुड़े दस्तावेज को वापस तो कर दीजिए, जो उस समय यूपीए सरकार के दौरान वहां से मंगवा लिए थे। तो इस पूरे मामले में सपा के नेता शिवपाल यादव ने क्या कुछ कहा है, आइए इसको सुनते हैं। समस्याएं तो बहुत हैं उत्तर प्रदेश में और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार हाउस को चलाना नहीं चाहती है। बहुत थोड़े दिन की समस्याएं बहुत हैं। वहीं इस मामले पर जो डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के केशव प्रसाद मौर्य हैं, उनका कहना है कि सपा तो समाप्ति की तरफ है। समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी उसके पास कोई रचनात्मक योजना ही नहीं रहती। कोई सदन में आकर के अपनी बात कहना और सरकार जब हर समस्या को सुनने और हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है, तो फिर ये धरना प्रदर्शन उनका जैसे स्वभाव बन गया है। तो धरना प्रदर्शन तो उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, वो कर सकते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के दूसरे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने क्या कुछ कहा इस मामले पर, आइए उनको भी देख लेते हैं। विपक्ष लगातार प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करने का प्रयास करता रहा है। दंगा फसाद, लोगों को भड़काना, अराजकता फैलाना विपक्ष का, खासकर समाजवादी पार्टी का यह प्रयास रहा है। लेकिन मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि किसी भी स्थिति में हम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे। कानून से खिलवाड़ करने की इजाजत किसी को नहीं है। और विपक्ष से मैं कहना चाहता हूं कि प्रदेश के चतुर्मुखी विकास के लिए रचनात्मक रूप से जो मुद्दे हैं उन पर हमारी जनता के साथ खड़े हों।
लेकिन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि सच तो आखिर सच होता है, कोई इसे दबा नहीं सकता। नहीं दबा सकता, जो सच है वो सच रहेगा। हम लोग पुरानी बातों को नहीं खोदना चाहते हैं, नए रास्ते खोजें, और नए रास्ते खोजने वाले वही हो सकते हैं जो अपना भविष्य कुछ तय करते हों। वो भविष्य जहां पहुंचना चाहते हैं वहां कोई नहीं पहुंचने देगा। तो उधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभल में मंदिर मिलने को लेकर क्या कुछ कहा, देखते हैं। जो मंदिर आज निकल रहा है 1978 से इन लोगों ने कभी खोलने नहीं दिया उस मंदिर को। जो आज बजरंगबली का मंदिर निकल रहा है, जो वहां पर आज 22 कुएं किसने बंद किए थे, इन 22 कुओं को भी वहां पे बंद किया गया। और वहां का माहौल इतना तनावपूर्ण किसने बनाया था? ये पत्थरबाज कौन थे? एक भी गिरफ्तारी बिना साक्ष्य के नहीं हो रही है। और याद रखना, जिसने पत्थरबाजी की होगी, जिसने माहौल खराब किया होगा, उसमें एक भी बचने वाला भी नहीं है। तो ये तमाम चीजें हैं और इसमें चर्चा में ये बातें भी आ गई हैं कि जो तुष्टीकरण है, उस तुष्टीकरण के तहत ये कुछ हो रहा है। और उसी से जुड़ा एक मामला और है, वो है प्रियंका गांधी का बैग। उस पर केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा कि प्रियंका गांधी वाड्रा मुस्लिम वोट के तुष्टीकरण के लिए फिलिस्तीनी लिखा हुआ बैग लेकर आई। ये उचित नहीं है, राष्ट्रहित सर्वोपरि होना चाहिए। बैग या पर्स पर जो मैंने देखा कि फिलिस्तीन लिखा हुआ है, बहुत अच्छा लगता है। यह भारत निर्मित पर्स, जैसे तौर से आगरा में जो बनते हैं वो डालती तो हमारे लोगों का, उस कंपनी का भी प्रचार होता भारतीय, और वो एक बड़ी नेता हैं तो लोग उनका अनुकरण करते। वहीं भाजपा के सांसद संबित पात्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि ऐसा क्या था वो जो पत्र का हमने जिक्र किया था, उन पत्रों में जो गांधी परिवार नहीं चाहता कि देश को पता चले। ये सारी चिट्ठियां आखिरकार सोनिया गांधी जी क्यों लेके आ गई थी? और आज मिनट्स ऑफ द मीटिंग सामने आया है एजीएम का, पीएमएमएल का, उसमें रिजवान कादरी जो कि हिस्टोरियन है, उन्होंने स्पष्ट रूप से ये मांग की है कि एलओपी राहुल गांधी इन चिट्ठियों को रिट्रीव करे अपने घर से, अपनी माताजी यूपीए की चेयरपर्सन से बात करे। ये नेशनल प्रॉपर्टी है और लीगल ओपिनियन लिया गया है, दैट शुड बी हैंडेड ओवर टू द नेशन। देश को ये जानने का अधिकार है कि आखिर नेहरू जी और एडवीना माउंटबेटन के बीच कौन सी बातचीत हुई और जयप्रकाश नारायण जी और नेहरू जी के बीच में कौन सा मतभेद था। यह देश को जानने का अधिकार है। तो ये तमाम चीजें हैं, लेकिन सब कुछ एक तरफ आकर के जुड़ती हैं उसी तुष्टीकरण पर और सेक्युलरिज्म पर। असली सेक्युलरिज्म क्या है और क्या ये तुष्टीकरण के तहत ये तमाम चीज़ें, चाहे प्रियंका गांधी वाड्रा का बैग हो, वो जो चिट्ठी लिखी गई है पत्र को लेकर के कि वो पत्र गायब करवा लिया गया, वो मामला हो, या फिर संभल का जो वो गली मोहल्ले का सेक्युलरिज्म है, बर्ग के मोहल्ले का, वो भी अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है। और इसी के पड़ताल करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे खास मेहमान डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत। साथ में अशोक यादव जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। हमारे दो संवाददाता भी जुड़ चुके हैं। निशांत राय ग्राउंड जीरो से हैं, बिल्कुल संभल से, जहां एक से बढ़कर एक खुलासे हो रहे हैं। विकास सिंह हमारे संवाददाता हैं लखनऊ से, जहां आज विधानसभा में बिल्कुल फायर ही फायर दिखाई पड़ा है। और साथ में हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मैं शुरुआत ग्राउंड जीरो से करता हूं और चाहता हूं कि निशांत राय जरा ये दिखाएं अपने कैमरे से कि जहां पर ये नए नए खुलासे हो रहे हैं, बर्क जी का पूरा परिवार जो है वो लंबे समय से सांसद रहा है, कितनी दूरी पर ये नए नए खुलासे हो रहे हैं निशांत राय, जो कि बिल्कुल सेक्युलरिज्म का असली चेहरा जिसे कहते हैं, अभी अखिलेश यादव खुद कह रहे थे कि सच कभी छिपता नहीं, वो तो बाहर आएगा। तो ये जो सच बाहर आ रहा है, ये कितनी दूरी पर है उस मोहल्ले में जहां पर लंबे समय से सपा के सांसद रहा बर्क का परिवार? देखिए, वाकई अखिलेश यादव ने जो कहा है कि सच दबाया नहीं जा सकता, इसी कुएं को दबाने की कोशिश की गई थी और सच अपने आप निकलकर सामने आ गया है। फिलहाल इसको बैरिकेड कर दिया गया है और कुएं को ढक दिया गया है। दूसरी अहम चीज,
ये मंदिर आप देख सकते हैं कि इस मंदिर की हाइट कितनी ज्यादा है। इस मंदिर को यहाँ छुपाने की कोशिश की गई थी। 46 वर्षों से मंदिर बंद था, लेकिन अब मंदिर पूरी तरीके से खुल चुका है और आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि श्रद्धालुओं में कितना उत्साह है यहाँ पर। और अभी भी यहाँ पर भजन कीर्तन जो है वो लगातार यहाँ पर बाहर चल रहा है मंदिर प्रांगण में, और मंदिर के अंदर जाने के लिए श्रद्धालु जो हैं लाइन लगाए हुए हैं। और सबसे बड़ी बात जो आपने सवाल कितनी दूरी पर है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मात्र 250 से 300 मीटर की दूरी पर सपा सांसद का यहाँ पर घर है। और जो 1978 में दंगे हुए थे, उस दंगे के बाद से यहाँ पर जो रस्तोगी परिवार है जिसके पास ये मंदिर था, वो यहाँ से पलायन कर गया था। और स्थानीय निवासियों का कहना है कि उसके बाद से उन्हें इस मंदिर में आके पूजा करने से डर लगता था और धीरे धीरे ये मंदिर सबकी आंखों से ओझल होता हुआ चला गया। स्थिति ऐसी हुई कि प्रशासन को इस मंदिर को ढूंढना पड़ा। और आपको मैं कुछ और चीजें दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर एक दीवार हुआ करती थी। देखिए, प्रशासन ने इसी हिस्से को तोड़ा है यहाँ पर, जहाँ से ये मंदिर ढक दिया गया था। नीचे आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ भी दीवार होती थी जहाँ पर ये लोग बैठे हैं, इसको भी प्रशासन ने तोड़ा और उसके बाद मंदिर का जो स्वरूप है वो निकलकर सामने आया। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से इस मंदिर को छुपाने की कोशिश की गई थी, जिसके बाद से ये मंदिर प्रशासन ने जब यहाँ पर बिजली चोरों पर और अतिक्रमण करने वालों पर कार्रवाई करना शुरू किया तो ये मंदिर निकलकर सामने आया। और अखिलेश यादव जो तुष्टीकरण की राजनीति की बात करते हैं और कहते हैं कि सच दबाया नहीं जा सकता, शायद उनको ये चिंतन करना चाहिए कि सच को क्यों दबाया गया। उनकी सरकार की अगर बात की जाए तो ऐसी बहुत सारी स्थितियां उस समय आपने अपने कैमरे के जरिए बहुत अच्छी तरह से दिखाया। तो अखिलेश निशांत, सैकड़ा पार किया है। ठीक है निशांत, आपने अपने कैमरे के जरिए बड़ी बखूबी तरह से दिखाया कि कैसे दबा हुआ सच सच में बाहर निकलता है। बने रहिएगा हमारे साथ। मैं विकास सिंह के पास चलता हूं। विकास, आज तो योगी आदित्यनाथ एक तरह से दहाड़े हैं, बोले संसद तक जाकर के संभल पर चर्चा कर आते हैं। संभल पर चर्चा कीजिए, संविधान पर चर्चा हो रही है, उसमें संभल घुसेड़ देते हैं। लेकिन जब ये मंदिर मिलती है और जो 46 साल पहले दंगा के पीड़ित हुए और जो वहां से पलायन करने को मजबूर हुए, जिनकी निर्मम हत्या हुई, उसकी बात कोई नहीं करता। क्या क्या कुछ आज योगी आदित्यनाथ ने अपने फायर वाले अंदाज में बोला है विकास? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन विधानसभा में तमाम सारी वो बड़ी बातें कही जो लोगों ने सुना, विपक्षी लोगों ने सुना और आम जनता ने भी इस बात को जाना। उन्होंने साफ कहा कि सूरज, चांद और सत्य को कभी छुपाया नहीं जा सकता है। जो कुछ वहां पर हुआ था 1978 में, उस पर कोई चर्चा क्यों नहीं करता है। 100 से ज्यादा लोगों की मौत होती है। अब तक संभल में जो हिंसा, जो दंगे होते हैं, उनमें 209 से ज्यादा हिंदुओं की वहां पर हत्या की जाती है। आज तक इस बात पर कोई चर्चा क्यों नहीं करना चाहता। उन्होंने साफ कहा कि जो भी दोषी होंगे इस घटना के, जो पत्थरबाज हैं, जो दंगाई हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि अगर कोई निर्दोष होगा तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। साफ उन्होंने इस बात को जाहिर किया कि विपक्ष तमाम सारी बातें उठाता है, लेकिन बातों के पीछे उन्होंने साफ साफ कहा कि राम राम का भारत की संस्कृति है। हम जब आपस में मिलते हैं तो राम राम कहते हैं, जय श्री राम कहते हैं, और यहाँ तक कि जब हमारा यहाँ अंत भी होता है तो राम नाम सत्य की बात होती है। आखिर राम नाम पर लोगों को आपत्ति क्यों? इसे नारा नहीं समझना चाहिए, ये एक हमारा कल्चर है। वहीं पर उन्होंने कहा कि अगर कोई कह दे कि अल्लाह हू अकबर पर किसी को आपत्ति है तो फिर क्या होगा। उन्होंने साफ कहा, क्योंकि ये मात्र एक संबोधन है, ये एक संस्कृति है। जो लोग कह रहे हैं कि जय श्री राम के नारे से लोग भड़क गए हैं, ऐसा गलत बात नहीं है। इसके पीछे सोची समझी प्लानिंग है, क्योंकि राम नाम भारत की संस्कृति का एक हिस्सा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम सारी बातें बताई और प्रदेश में तमाम सारे दंगों की गिनती कराई कि कब कहां कितने लोग मारे गए थे। ठीक है, बिल्कुल। मैं लौटता हूं आपके पास और अब मैं जरा चर्चा को विस्तार देता हूं विनोद जी के जरिए। विनोद जी, हमने दोनों संवाददाताओं की ये ग्राउंड जीरो से निशांत ने बिल्कुल वो जो अखिलेश यादव जी ने कहा ना कि सच बाहर आ जाता है, तो बाहर आए हुए सच को दिखाया। विकास ने वहां पर योगी की दहाड़ बताई। तमाम ये चीजें, चाहे देखिए वो फिलिस्तीनी लिखा हुआ पर्स हो, ये निकलता हुआ मंदिर हो, संभल पर सेलेक्टिव तरीके से मुद्दे उठाने की बात हो,
संविधान की चर्चा में संभल का जिक्र हो लेकिन असली मुद्दे का जिक्र ना हो, ये सारी एक तरह से एक जगह आकर के जमा होती है। लेकिन अखिलेश यादव की बात को पकड़ के चलिए विनोद जी, कि सच कभी छुपता नहीं, वो तो बाहर निकलता है, बड़ी मजबूती से निकलता है। वही हो रहा है क्या सारे मामले में? देखिए लाल जी, आपको अभी निशांत राय हमारे जो रिपोर्टर है उन्होंने बर्क मोहल्ले के सेकुलरिज्म का सच दिखाया है, और इसलिए आपका जो आज का टाइटल है बर्क मोहल्ले के सेकुलरिज्म का सच। इस सच की बात अखिलेश यादव का जवाब तो आज योगी आदित्यनाथ ने सदन में असेंबली में दिया है, और मजबूती के साथ जवाब दिया है कि सच सही में नहीं छुपता, ये चांद और सूरज की तरह है, कितना भी ढकोगे वो बाहर निकलेगा। और ये जो शिवालय है वो कैसे निकला है 48 साल के बाद, वो भी एक सेकुलरिज्म का सच है जो संभल के लोगों के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान को देखना चाहिए। लाल जी, इसके बैकग्राउंड में थोड़ा सा आप जाएं जरूर, तो पूरे 1946-7 से लेके और 1978 तक ही अगर आप माने, 2017 भी से पहले का भी जोड़ सकते हैं, संभल में कम से कम 22 दंगे हुए हैं। 22 दंगे जो वहां जिला प्रशासन बता रहे थे, मैं वो बात कह रहा हूं। 22 दंगे वहां हुए हैं, और 1978 का जो दंगा था सबसे भयानक दंगा था, जिसमें 178 लोग मारे गए थे। 178 जला में कम से कम दर्जनों लोगों को एक ही फैक्ट्री में जला दिया गया था। आप कह रहे हैं क्या इस देश को शर्म नहीं होनी चाहिए कि 1978 के उस दर्दनाक दंगे जिसमें 178 और मैक्सिमम सारे हिंदू थे जो मारे गए थे, उसकी कोई कार्रवाई, कोई न्याय किसी भी दंगा पीड़ित को नहीं मिला। और वो नहीं मिला तो आप ये देखिए सच में कि 78 के बाद वहां उस बर्क के मोहल्ले से, जो बर्क अपने को कहते थे कि हमारा क्लैन तो सीधे बाबर से जुड़ा हुआ है, वो कभी अपने को हिंदुस्तानी माने भी नहीं। और उनके मोहल्ले का सेकुलरिज्म जब आप सुनते हैं संसद में और उसके संविधान की चर्चा में, तो इस सच्चाई को आप ये देखिए कि कैसे वो 48 साल पहले जैसे अतिक्रमण होता गया और पूरे मंदिर को ढक दिया गया, जैसे लोग वहां से पलायन करते रह गए। अगर वो सच्चाई के लिए सामने में कोई सेकुलरिज्म में आज ये जवाब दे कि ये इतने 22 दंगे में अगर दंगा पीड़ितों को अगर न्याय मिलता तो क्या वहां के लोग से पलायन करते? क्या वहां के जो कारोबारी थे, बिजनेसमैन थे, रस्तोगी परिवार थे, ये परिवार को वहां से क्यों भागना पड़ा? ठीक है, क्योंकि वहां न्याय नहीं मिला, सुरक्षा नहीं मिला, उनके आस्था के केंद्र ढक गए। और आस्था के केंद्र उनके ढक गए, और एक बिजली चोरी के मामले में जब वहां के एडमिनिस्ट्रेशन की कार्रवाई हुई तो आप ये देखिए कि कैसे वो शिवालय बाहर निकला, वो सच बाहर आता है। तो ये जवाब देना पड़ेगा, बिल्कुल जवाब और देना वो पड़ेगा। जवाब देने के लिए वो सारे 210 लोग जो इसमें सांप्रदायिक दंगे में वहां मारे गए हैं, उनको भी न्याय का इंतजार है। इस देश को उनको भी न्याय देना पड़ेगा। ठीक है, मुझे लगता है जवाब देंगे जरूर। अशोक यादव जी हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, वो इस चीज को जरूर कहेंगे कि अखिलेश यादव जी ने जो कहा कि सच बाहर आता है तो बाहर आया है। लेकिन अशोक यादव जी, 5 लोग जो पत्थरबाजी करते हुए, पुलिस पर पत्थरबाजी करते हुए, देशी कट्टे से गोली वगैरह चलने की भी खबरें आई हैं, उनकी भी मौत हुई है, हमने ये देखा हाल में। उन 5 लोगों की बात संसद तक, संविधान पर चर्चा तक में उठ जाती है, लेकिन जो संभल में अभी 200 से भी ज्यादा लोगों को इंसाफ नहीं मिला है, जो संभल में इस तरह की चीजें निकल रही हैं, मंदिर निकल रहे हैं, मूर्तियां निकल रही है, पता नहीं और कितने दबे होंगे, अगर खोजा जाए तो और कितने निकलेंगे, उनकी बात कौन उठाएगा? अशोक यादव जी, देखिए लालचंद जी, मूर्तियों और मंदिरों की आड़ में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और भगवान राम की आड़ में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी इस देश और उत्तर प्रदेश के पीडीए के लोगों का राम नाम सत्य कर रही है, ये किसी से छुपा नहीं है। आप लगातार 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला उठा के देख लीजिए लालचंद जी, 19,000 लोगों का राम नाम सत्य कर दिया भाजपा ने इसी मंदिर मस्जिद की राजनीति में। अभी लेटेस्ट मामला 9 दिसंबर का है, जिसमें इन्हीं के प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल के विभाग में 177 लोगों की पदोन्नति कर दी जाती है, छोटी बना दिया जाता है। और उसमें क्या होता है, जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से जो नियुक्तियां होनी थी, जो डायरेक्ट नियुक्तियां होनी थी, हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे एजुकेशन का। ये सारी मुद्दे जो हैं, आज आप संभल पे रहिए। पिछले 1 महीने से आपकी चर्चा में सिर्फ संभल है,
हम ये एजुकेशन क्योंकि घोटाला संविधान पर चर्चा बाद में भी कर लेंगे संभल ले चर्चा। आते हैं, तो आज संभल पर स्पेशल चर्चा कर लेते हैं। आज इस पे आप चर्चा कीजिए। आज संभल पर चर्चा कर हम लेंगे। लोग चाहेंगे जो लगातार देखिए कबीरदास का एक दोहा है कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए, ज्यों ज्यों घट घट राम है भाजपा देखत ना है। भाजपा को राम नहीं देखना है, भाजपा को राम के नाम पर पीडीए का राम नाम सत्य करना है। राम ऐसे उनका थोड़े एजेंडा दिखेंगे एक ही जब है, मंदिर को लालचंद जी। छुपा के अब आप रखिएगा। लोगों को सुनना है तो सुनिए, नहीं अच्छा लगता होगा तो अब हम क्या करें। नहीं सर, हम तो मेरा यही खूब कहेंगे सुनना है, हम तो कि सुनने सच के लिए तो आपको बाहर बुलाया है। आएगा। आपको मैं जो सिर्फ इतना हमारे रिक्वेस्ट राष्ट्रीय किया ने कहा कि कि सच आप बाहर संभल आएगा, पे बोलिए। तो सच बाहर आएगा। वो सच देखिए पुलवामा का सच भी बाहर आएगा जब सरकार फिर बदलेगी पुलवामा मोदी पर जी की चले तो। गए। आज संभल पर वो रहिए सर, मिलिट्री का भी सच बाहर अर्थव्यवस्था आएगा। पर और विदेश नीति पर 69,000 किसी और दिन शिक्षक बात भर्ती का कर भी लेंगे। सच बाहर आएगा। विदेश लालचंद नीति जी। पर भी बात करेंगे, और अर्थव्यवस्था पर भी बात करेंगे, लेकिन आज संभल पर रहिए। और संभल पर इसलिए भी रहिए क्योंकि हर जगह संभल को लेकर आप ही लोग आ रहे हैं, संसद तक पहुंच जा रहे हैं संभल लेकर के। राहुल गांधी से भी नाराजगी जताते हैं कि भाई आप वो कारोबारी का मुद्दा तो उठाते हैं लेकिन संभल नहीं उठाते। इसलिए आज हम लोग संभल पर स्पेशल रखे हैं। सर पूरा बोलिए संभल नहीं, पर। संभल पे चर्चा मैं कर रहा हूँ। संभल की चर्चा जो 5 लोगों की आपने कहा ना कि कट्टे बंदूक से कैसे जो उनकी जान चली जाती है। नहीं ये नहीं, भी सच 5 बाहर लोगों आएगा। की उस हत्या के दौरान देशी कारतूस, देशी कट्टे बरामद हुए हैं। किसने बिल्कुल, चलाए बिल्कुल। हैं, दूसरे गुट ने चलाए, वो भी एफआईआर आ गया है। नहीं, एक बिल्कुल, गुट ने देखिए दूसरे गुट पर लालचंद जी, एफआईआर देखिए करवा दिया है लालचंद जी, संभल में। वही ठीक है, हमारे राष्ट्रीय मैं नेता लौटता ने यही हूं। कहा। डॉक्टर हमारे कौशल राष्ट्रीय कांत नेता ने यही मिश्र कहा, जी, लालचंद जी, ये जो डॉक्टर 5 लोगों कौशल की कांत हत्याएं हुई मिश्र हैं ना, जी, इसका भी सच बाहर बताइए आएगा। ये संभल में जो आज योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि अब जो है ये इंसाफ आज तक नहीं मिला है। अब सवाल ये जरूर बनता है डॉक्टर कौशल कांत मिश्र जी कि क्या अब इंसाफ मिलेगा? क्या अब इंसाफ मिलना शुरू हो गया है? क्या और ज्यादा इस तरह की चीजें जो दबी हुई हैं वो अखिलेश जी के शब्दों में बाहर आएंगी? क्या इस तरह के सच और आगे बाहर आएंगे क्या डॉक्टर कौशल कांत मिश्र जी? उम्मीद करें। लालचंद जी, विनोद जी, अशोक जी, सभी को सीताराम और जय श्री राम। आपको भी जय श्री राम, सीताराम जी। तो अभी अखिलेश जी खुद बोल रहे थे ना कि असलियत छुप नहीं सकती, तो उसमें अभी मैं बैठे बैठे सुन रहा था अशोक जी को। हर बार पिछले 1 महीने से संभल पे जाने की कोशिश कर रहे थे। कभी इनके नेता जानते थे, कभी ये लोग जाते थे। संभल के दंगों में मारे गए दंगाइयों, जो भी मारे गए हैं, जांच चल रही है, जो कारतूसों बने, उनसे मिलने की कोशिश कर रहे थे। अब मैं ये पूछना चाह रहा हूं, ये अखिलेश जी और राहुल गांधी जो दत्तात्रेय जनेऊधारी ब्राह्मण जिन्हें अपनी जाति बनाते में भी कष्ट हो रहा था, वो ये जो नया अभी 48 साल बाद शिव हनुमान मंदिर मिल रहा है उसमें कब जा रहे हैं, ये जरूर बता दें। क्यों क्यों क्योंकि क्या उसमें इनको कोई श्रद्धा आस्था नहीं नजर आती? 48 साल बाद इनके अपने आराध्य का एक मंदिर मिला है। मुझे तो लगता है इन्हें भी जाना चाहिए ना। लोग वहां पे पूजा पाठ करें, आप भी जाइए पूजा पाठ करिए, भगवान से कुछ मदद मांगिए, भगवान आपकी भी सुनेगा, हमारी भी सुन ही रहा है। दूसरी चीज, जिस तरह से अभी सब्जेक्ट फिजिक्स का चल रहा था और अशोक जी इतिहास की बात करने लगे थे, तो इससे ये पता चलता है ये गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं, संभल से बचना चाहते हैं। आप जब संभल में दंगों की बात करेंगे तो सिर्फ 2024 के दंगे की बात क्यों करेंगे? इसके पहले 92 में दंगा हुआ था, 86 में दंगा हुआ था, 82 में दंगा हुआ था, 78 में दंगा हुआ था, सलाहकार संपादक जी ने बताया कि 22 दंगे ना सर, 22 दंगे हो चुके हैं संभल में। और जिसकी मतलब जिसकी बात विनोद जी ने कही 1978 का दंगा, उसमें अनऑफिशियल सोर्सेज से और बुक्स के माध्यम से जो पता चला, एक 30 दिन का कर्फ्यू लगा था और 184 मौतें हुई थी। जिस कारोबारी की बात कर रहे हैं उनका नाम शायद बनवारी लाल जी था। उनको बंदी बना करके वो बहुत सेकुलर माने जाते थे। उनकी फैक्ट्री थी, उस फैक्ट्री से वो हिंदू मुसलमानों सबके लिए काम करते थे। लोगों उनके यहाँ लोग काम करते थे जी। जब उनका वो मारा जा रहा था तो उन्होंने कहा भाई मुझे गोली मार दो, फिर भी उनका सर तन से जुदा करके उनको मारा गया था। लोगों ने ट्रैक्टर चला करके उसकी दीवार को तोड़ करके वहां पे जो लोग थे उनको जलाकर मार दिया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब एक एसडीएम थे रमेश चंद्र माथुर जी, वो अपनी जान बचाकर भागे थे। और कोर्ट में जब जजमेंट दिया जा रहा था, चूंकि कोई गवाह नहीं मिला, कोई सबूत नहीं मिला, तो जज ने कहा था
कि मुझे बहुत अफसोस है कि मुझे ऐसे लोगों को छोड़ना पड़ रहा ठीक है। जिन्होंने इतने लोगों को जला अशोक करके जी जवाब दीजिए कि आपके समय में ऐसे सच क्यों नहीं बाहर आते सर? जब आपकी सरकार वहां पर होती है उत्तर प्रदेश में, तो आपके समय में इस तरह की चीजें सच बाहर क्यों नहीं आती? देखिए लालचंद जी, जो संभल का मामला है, जो आपने कहा, अभी हमारे भाजपा के साथी ने कहा गोल पोस्ट चेंज करने की बात, ये बात बिल्कुल गलत है। मैं वही बात करना कोशिश कर रहा था कि किस तरह से मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बातें भाजपा ला रही है। और रह गई बात संभल की, संभल पे अगर चर्चा किया जाए तो ये प्रायोजित प्रोग्राम था दंगे कराने का, सिर्फ और सिर्फ प्रायोजित कार्यक्रम था दंगे कराने का। अब इसमें जिस तरह से वहां की न्यायपालिका के माध्यम से 19 तारीख को 10 घंटे के अंदर आदेश लेकर के सर्वे करा दिया जाता है, उसके बाद फिर उन्माद फैलाने के लिए 24 तारीख को तमाम इस तरह सांप्रदायिक नारे लगाए जाते हैं। तो अशोक जी 48 साल पुराने मंदिर पे आ जाइए। संभल में अशोक जी 48 साल पुराने मंदिर पे आ जाइए और प्रशासनिक दंगे पे बहुत बहस हो चुकी है। हम लोग मांग कर रहे थे मुख्यमंत्री जी से पुराने मंदिर पे आ जाइए। वो जब उठे विधानसभा में तो अपने प्रशासन की नाकामियों पे वो अपनी माफी मांगे। अपने प्रशासन में जो लोग दंगे कराने में इन्वॉल्व थे, बोलिए कौशल जी कुछ बोल रहे हैं। कौशल जी का काउंटर ले लेता हूं। कौशल जी लोग क्या कर रहे हैं, इतिहास भूगोल प्रागैतिहासिक काल में चले जा रहे हैं। ये जो 48 साल पुराना मंदिर मिला है इसके बारे में भी कुछ बोल दें। दंगे पे तो हम लोग पिछले 1 महीने से डिबेट कर रहे हैं। इस मंदिर जो कल मिला है इस पे 2-4 शब्द तो बोल दें, सिर्फ ये जानना चाहता हूं। स्पेशल डिमांड है, बोल दीजिए 2-4 शब्द। मुझे किसी चीज पे बोलने में कोई बुराई नहीं है। पूरे सिर्फ इस बात का है कि जो मंदिर आप खोज रहे हैं उसके पहले भी बहुत सारे मंदिर इस देश में है। ठीक है, लेकिन वहां से आप कुछ जोड़ रहे हैं, क्योंकि फिर हम निशांत के पास चले। नहीं, मैं छुप नहीं रहा। मैं तो यही कहा, राष्ट्रीय विनोद जी की एक टिप्पणी ले लेते हैं। इस देश का सबसे ज्यादा सबसे पवित्रतम स्थल जो है कैलाश मानसरोवर है। वो वहां तक जाने का रास्ता कहां ब्लॉक हो गया हम सब जानते हैं। कैलाश मानसरोवर तक जाने का रास्ता कहां पर ब्लॉक हुआ पड़ा है वो पूरा देश जानता है। कैलाश मानसरोवर तक पहुंचेंगे कैसे? हम लोग भी पहुंचेंगे पीछे पहुंचेंगे कैसे? हम लोग भी पहुंचेंगे पीछे क्योंकि वहां पे ठीक है। विनोद जी एक लाइन, विनोद जी इसलिए वहां पे नहीं जाएंगे। हमारे यहाँ अशोक जी, विनोद जी आप बहुत प्रबुद्ध लोग हैं में से हैं और आप बहुत सम्मानीय हैं हमारे। काम हो रहा है। देखिए आप अच्छा बोलते हैं, मुझे पता है, और मैं आपके साथ कई बार चर्चा कर चुका हूं। मैं सिर्फ आपकी ही बात को लेके आ रहा हूं कि आप वहां पे जाइए, कैलाश चले जाइए, आप कंधार चले जाइए, आप वहां चले जाइए। ये सोशल मीडिया पे आपका ट्रेंड हो रहा है। संभल क्यों जा रहे हैं आप? संभल के बदले में पाकिस्तान का आप नाम लेते हैं, आप बांग्लादेश के माता के मंदिर का नाम लेते हैं, वहां लेते हैं कि वहां क्यों नहीं जा रहे हो? आपकी बात दुरुस्त है। सवाल यह है कि आप जब कहते हैं कि संभल खोदोगे तो भाईचारा खुदेगा, ये आपके नेता अखिलेश जी कम से कम 10 बार बोल चुके हैं, संसद में भी और संसद के बाहर में, कि इस देश में आप जब संभल खोदोगे तो ये भाईचारा खुद जाएगा, सांप्रदायिक सौहार्द खुद जाएगा। क्या यही सांप्रदायिक सौहार्द हम बर्ग के मोहल्ले से सीखे जो सामने आ रहा है? क्या यही सांप्रदायिक सौहार्द हम खोजें कि आज उस महिलाओं को रोते हुए जब आरती करते हुए देखिए तो आपके रोए कांप जाएंगे? बिल्कुल। जिनको 48 साल तक उनकी पीढ़ियां अपने मंदिर, अपने आस्था के केंद्र जाने से डर रही थी। क्या यही भारत है? ठीक है। क्या यही भारत की आस्था और भारत के सेकुलरिज्म है? क्या बात करते हैं? और आप कहते हैं कि भाईचारा खुद जाएगी। यही भाईचारा और यही गंगा जमनी तहजीब है कि आपके मोहल्ले में बड़े सवाल है, बड़े सवाल है, उसको आप सुरक्षित नहीं रहने दें। ठीक है। क्या यही भाईचारा है? बिल्कुल। और यही भाईचारा खुदने का डर है? ये बड़े सवाल है। मुझे जरा एक बार फिर से ग्राउंड जीरो पर जाने दीजिए। निशांत राय, अभी हम देख रहे थे कि कुएं से कुछ और भी मूर्तियां निकल रही थी और अभी तो ये एक मंदिर आया है। मैं जो सवाल कर रहा था कि मतलब ऐसा भी हो सकता है कि अगर प्रशासन और ज्यादा करे, छानबीन करे, तो और भी चीजें निकल सकती हैं, और भी मूर्तियां निकल सकती हैं, और भी मंदिर निकल सकते हैं। देखिए बिल्कुल, संभल भी काशी मथुरा की तरह तीर्थ क्षेत्र में गिना जाता था। और सुबह जब हमारी यहाँ की जिलाधिकारी से बातचीत हो रही थी तो उन्होंने कहा कि संभल में टोटल 68 तीर्थ हैं, जिसमें से अभी केवल 39 का पता चल पाया है। यानी कि आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर मंदिर अभी भी जो है वो छुपे हुए हैं या छुपाए गए हैं। छुपाए गए शब्द इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सफीर उर रहमान बर्क जिस कद के नेता थे, जिस सेकुलरिज्म
सेकुलरिज्म की वो बात किया करते थे। उनके घर से 250 मीटर दूर मंदिर है और उन्होंने कभी इसका पता नहीं लगाया, कभी उन्होंने हिंदुओं को बुलाकर नहीं कहा कि आपका मंदिर आप पूजा कर लीजिए। जो संसद से लेकर सड़क तक सेकुलरिज्म की बात करते हैं, जो उनके पोते इस समय संसद में हैं जियाउर रहमान बर्ग, जो सेकुलरिज्म की बात करते हैं, जो संभल के माहौल को बिगाड़ने का आरोप लगाते हैं योगी सरकार पर, क्या कभी उन्होंने नहीं सोचा कि अगर सेकुलरिज्म को बढ़ावा देना है तो बिल्कुल आप सही सवाल उठा रहे हैं, जाए। आप सही सवाल उठा रहे हैं कि ये सेकुलरिज्म के नाम पर धोखा और फरेब का खेल चल रहा है। सेकुलरिज्म के नाम पर धोखा और फरेब। मैं जरा विकास सिंह के पास चलता हूं। विकास, क्या कुछ सपा की तरफ से कहा गया जब योगी आदित्यनाथ ने करारा हमला बोला विधानसभा के अंदर? सपा ने कोई जवाब दिया? देखिए, समाजवादी पार्टी की तरफ से ही जो बातें बताई गई थी उसी का जवाब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा। समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया वहां पर जो कार्रवाई की गई थी, जय श्री राम के नारे की वजह से वहां लोग भड़के थे, वहां पर जो प्रशासन ने कार्रवाई वहां उचित नहीं की, वो भांप नहीं पाई, इसलिए उठे थे। इस बात का ही जवाब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया और उन्होंने साफ कहा कि ये इस प्रदेश में आप किस बात की बात करते हैं? जब हिंदू मोहल्ले से मुस्लिमों का जुलूस निकल जाता है तो मुस्लिम मोहल्लों से कब कहाँ संविधान में लिखा है कोई हिंदू जुलूस नहीं निकल सकता है? कोई ऐसी बात नहीं हो सकती है। वहां पर 22 पत्थरबाजी होती है, वहां पर पाठ दिए गए, ऐसी। ठीक है, मैं लौटता हूं। विनोद जी, आपसे एक और चर्चा जरूर। आज देखिए, संभल के साथ चर्चा में दो चीजें और हैं। एक फिलिस्तीनी लिखा हुआ बैग बड़ा चर्चा में है और एक चिट्ठी भी बड़ी चर्चा में है कि वो चिट्ठी गायब कर दी गई है, अब लौटाइए उस चिट्ठी को। ये सब कुछ जो है कहीं ना कहीं जिस सेकुलरिज्म के नाम पर फर्जीवाड़े की हम बात कर रहे हैं, सबके तार वहीं से जाकर के जुड़ते हैं क्या? लाल जी, आज प्रियंका गांधी का वो फिलिस्तीन वाला बैग की चर्चा तो काफ़ी संसद में बाहर में लोगों ने देखा और वो एक तरह से अचरज भी हुआ। दरअसल फिलिस्तीन को लेके और उसके इजराइल फिलिस्तीन कॉन्फ्लिक्ट में प्रियंका गांधी ने ज़बरदस्त काम किया था। लगभग 100-200 ट्वीट तो उन्होंने की थी और जहां कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां और सीपीएम के कार्यकर्ता में जब केरल में होड़ मचा हुआ था फिलिस्तीन को लेके और रैलियां निकल रही थी तो कांग्रेस एक तरह से पछाड़ रहा था। वहां पे कांग्रेस के कार्यकर्ता ने सीपीएम के कार्यकर्ता, ढाका या चट्टोग्राम का कुछ दिखाई पड़ रहा है क्या? अब जो है, हाँ, फिलिस्तीन का उस पर यह लिखा हुआ कि वहां के एम्बेसडर ने प्रियंका गांधी को पिछले हफ्ते में भेंट किया था। प्रियंका गांधी वो लेके आई है। वायनाड का इलेक्शन तो उन्होंने जीता और उसके जीत में ये फिलिस्तीन और शायद काम किया होगा क्योंकि वहां जो पीएफआई और बाकी जमाते इस्लामी है उनका एक अभियान था, तो प्रियंका गांधी ने उसको आगे बढ़ाएगा। लेकिन एक सवाल तो रहेगा कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ में इतने अत्याचार हो रहे हैं, इसीलिए मैंने ढाका और चट्टोग्राम का जिक्र किया। हो रहे हैं। अगर प्रियंका गांधी आज विजय दिवस पर बांग्लादेश का वो अगर बैग लेके जाती तो शायद लोगों को ये लगता कि इस देश में हमारे नेता जो संसद पहुंच रहे हैं उन्हें कहीं भी अपने देश के उस निवासियों के, मूल निवासियों के प्रति भी दर्द है। ठीक है, लेकिन सवाल यही है कि संबल के नाम पे जो अभी कांग्रेस और इसमें सपा में जिस तरह का आप कॉन्फ्लिक्ट देखते हैं कि राहुल गांधी जब संभल जाने के लिए तैयार होते हैं और वहां गाजीपुर से वो वापस उनको कर दिया जाता है क्योंकि वहां निषेधाज्ञा थी अभी कुछ दिनों पहले तक, तो वहां सपा के आप नेता रामगोपाल यादव और ये कहते हैं कि भाई इनको संभल जाने की क्या जल्दी है। बिल्कुल। तो आप जो ये तुष्टीकरण और वोट बैंक के यहाँ होड़ लगी हुई है, इस होड़ में अगर आप संभल को भुला देना चाहते हैं, उसको आप भुला देंगे तो योगी आदित्यनाथ ने तो आज सदन में पूरे मजबूती से कहा है कि भारत की संस्कृति, भारत का वैभव ये किसी को मिटाने की ताकत नहीं है। विनोद जी, एक क्योंकि समय समाप्त हो रहा है तो एक आपसे जरूर और जिक्र करना चाहूंगा आपके अपने दर्शकों के लिए। ये जो चिट्ठी वाला मामला है इसको थोड़ा सा एक लाइन में हमारे दर्शकों के लिए जरूर बता दीजिए कि ये क्या, कब गायब हुआ था? क्या ये यूपीए 1 या यूपीए 2 के दौरान गायब हुआ है? देखिए, नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी का ये घटना है। अभी तो प्रधानमंत्री ये हो गया है। तो वो लाइब्रेरी में से जो चिट्ठी थी, जो कुछ दस्तावेज थे, उसको सोनिया गांधी यूपीए के दौर में वो सारी चिट्ठियां उन्होंने मंगवा ली थी वहां से, जो 50 कैरेट जो आपने अपनी रिपोर्ट में दिखाई है। अब वो जो चिट्ठियां हैं वो अब वहां के प्रशासन में, वहां के एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग हैं
वो सदस्य में से एक ने राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी थी, ये याद दिलाते हुए कि हमने सोनिया गांधी को भी चिट्ठी लिखी है कि कम से कम वो ऐतिहासिक दस्तावेज है, उन्हें आप वापस कर दीजिए। अगर मूल कॉपी वापस नहीं करेंगे तो कम से कम उसका डिजिटल फॉर्म में कर दीजिए, फोटो कॉपी कर दीजिए, लेकिन रिकॉर्ड में वापस तो हो, ये बात सही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी, अशोक जी जुड़ने के लिए। कौशल जी, समय की समाप्ति हो गई है, आप कुछ अगर जल्दी से एक लाइन में कहना चाह रहे हैं तो कह लीजिए। एक लाइन में तो सिर्फ यही बोल सकता हूं कि असलियत छुप नहीं सकती, कभी कब्जे की मस्जिदों से अजाने हो नहीं सकती, कभी मंदिर की कब्रों से। लगता है अभी अभी आपने ये ताजा शायरी लिखी है। बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया 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 कौशल कांत जी, अशोक जी शुक्रिया, निशांत शुक्रिया, विकास और विनोद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।